अविनाश किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। मंजरी चाय लेकर आती है और उन्हें पकड़ाते हुए इशारों में पूछती हैं कि किसका फ़ोन है। अविनाश हाथों के इशारों से उन्हें थोड़ी देर रुकने के लिए कहते हैं, फिर फ़ोन पर बात करने लगते हैं। अविनाश फ़ोन को टेबल पर रखते हुए मंजरी के हाथों से चाय लेते हुए कहते हैं कि मंजरी, ऐसा करो, मेरा सामान पैक कर दो। आज रात की फ़्लाइट से ही मुझे देहरादून के लिए निकलना पड़ेगा। मंजरी घबराकर पूछती हैं कि ऐसी क्या बात हुई जी, जो अचानक से आपको देहरादून जाने की ज़रूरत पड़ गई। अविनाश थोड़ी देर पहले आए हुए फ़ोन का जिक्र करते हुए कहते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले जो फ़ोन आया था वह सत्यजीत का फ़ोन था। तुम तो जानती ही होगी कि वह मेरा कितना ख़ास है। जब मैं कुछ नहीं था तब उसी ने मुझे सहारा दिया था और आज मैं जो कुछ भी हूँ उसी की वजह से हूँ। इस समय वह बीमार है, उसे शायद मेरी ज़रूरत है। अगर इस समय मैं उसके पास नहीं गया तो मुझे जीवन भर पछतावा रहेगा। मंजरी भी अविनाश जी की बातों से सहमत होते हुए उनका बैग पैक करने लगती हैं। अविनाश जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस के सभी कामों को वह जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं क्योंकि रात की फ़्लाइट से उन्हें देहरादून के लिए निकलना था। आज इतने दिनों बाद देहरादून की धरती पर कदम रखते ही अविनाश को बहुत सी पुरानी बातें याद आ जाती हैं। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए सत्यजीत जिस हॉस्पिटल में एडमिट है वहाँ पहुँच जाते हैं। हॉस्पिटल के बाहर पहुंचकर सत्यजीत को एक सामान्य से हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में भर्ती देखकर उन्हें अत्यधिक आश्चर्य होता है। जो इंसान को ज़मीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा सकता है, आज उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। वह जल्दी जल्दी अपने कदमों को बढ़ाते हुए उनके पास पहुंचते हैं। सत्यजीत इस समय सोए हुए थे। अविनाश उनके हाथों पर अपना हाथ रखकर धीरे से उनका नाम पुकारते हैं। आवाज़ को सुनकर सत्यजीत धीरे धीरे आंखें खोलकर अविनाश को देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आखिर आ ही गए मेरे यार। शायद जीवन के कुछ पल ही शेष हैं जो तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। इस वक्त मेरे जीवन में दो ही खास लोग रह गए हैं, एक तुम और दूसरी मेरी बेटी। अविनाश की आंखों में बहुत से सवाल देखकर सत्यजीत उन्हें समझाते हुए कहता है कि यार, मुझे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है। जिसके नसीब में जो लिखा होता है वह उसे मिल जाता है और शायद मेरे नसीब में भी ऐसा वक्त आना था, इसलिए मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटी सुरक्षित और सही हाथों में पहुँच जाए और इस वक्त मुझे तुमसे अधिक भरोसेमंद और सुरक्षित व्यक्ति कोई नज़र नहीं आ रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखोगे। अविनाश इस नाजुक घड़ी में अपने आखिरी सांसों को गिन रहे दोस्त के साथ किसी भी तरह का गलत भरोसा नहीं दिला सकते थे। उन्होंने सत्यजीत को वचन देते हुए कहा कि मेरे रहते हुए तुम्हें ऐसी किसी भी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी बेटी को भी अपनी बेटी की तरह ही रखूँगा और तुम्हें भी मैं कुछ नहीं होने दूँगा। इसके लिए चाहे मुझे देश के बड़े से बड़े डॉक्टर से ही संपर्क क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा। तुम्हारे बहुत से एहसान है मुझ पर। अब मेरा वक्त आया है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊँ और मेरा ये अधिकार तुम मुझसे छीन नहीं सकते हो। अविनाश जी हॉस्पिटल की सारी प्रक्रिया पूर्ण करके सत्यजीत जी को डिस्चार्ज करवाकर अपने साथ मुंबई लेकर आते हैं। अविनाश जी सत्यजीत के साथ उनकी बेटी फलक को भी मुंबई लेकर आए थे। फलक बहुत ही खूबसूरत और शांत प्रवृत्ति की बच्ची थी। शायद अपने जीवन में माँ की कमी की वजह से वह किसी से भी खुलकर बातें नहीं कर पाती थी। माँ का साया सर पर ना होने की वजह से वह ज़्यादातर शांत ही रहा करती थी। जब वह पहली बार मंजरी जी से मिली तो उसे अपनी माँ की धुंधली याद आने लगी। मंजरी जी की भी कोई बेटी नहीं थी। उन्होंने भी फलक को अपनी बेटी की तरह ही समझा, लेकिन फलक को अभी मंजरी जी के साथ खुलने में समय लग रहा था। इस बात को वह भली भांति जानती थी। उन्हें पूरा यकीन था कि वह अगर एक माँ की तरह फलक को प्यार देंगी तो वह दिन दूर नहीं जब फलक भी उन्हें माँ की तरह प्यार करने लगेगी। अविनाश जी ने सत्यजीत जी के इलाज के लिए मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवा दिया था, जहां पर उनका उपचार चल रहा था। दिन भर ऑफिस के कामकाज के साथ साथ हॉस्पिटल के चक्कर लगाने के बावजूद अविनाश जी जब घर आते तो वह सबसे पहले फलक के बारे में ही मंजरी जी से जानकारी लेते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। अविनाश जी ने फलक का एडमिशन मुंबई के एक अच्छे कॉलेज में करवा दिया था। अचानक एक दिन रात को फलक अपने कमरे में बैठकर कुछ पढ़ रही थी कि तभी उसे लगा कि पीछे की खिड़की से कोई उसके कमरे में कूदा है। डर के मारे धीरे धीरे उठते हुए वह खिड़की के पास गई। इधर उधर नजरें दौड़ाकर देखा तो कोई नज़र नहीं आया। जब वह पलटने लगी
तो किसी के मजबूत हाथों ने उसका मुंह बंद कर दिया। उस मजबूत पकड़ के कारण पलक डर से कांपने लगी थी। अचानक से एक खूबसूरत सा लड़का उसके सामने आते हुए अपने मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप रहने का इशारा करते हुए उसके पास में पड़ी हुई चेयर पर बिठा देता है और धीरे धीरे अपने हाथों को पलक के मुंह से हटाते हुए कहता है कि चिल्लाना नहीं मेरी माँ। जीवन में आज पहली बार अचानक से अपने साथ हुए इस हादसे के कारण फलक घबराहट और डर के मारे चुपचाप उस लड़के के चेहरे को अपलक निहार रही थी, लेकिन वह लड़का बहुत ही रिलैक्स और कूल लग रहा था। फलक को शांत देखकर वह चुपचाप उसके सामने से हटकर बेड पर बैठते हुए कहता है कि तुम कौन हो और इस घर में क्या कर रही हो। फलक बात करने के लिए मुंह खोलना चाहती थी, लेकिन डर के कारण उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था और वह लड़का फलक की इस हालत को देखकर हंसते हुए कहता है कि इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, यह घर मेरा ही है। लेकिन काफ़ी देर हो जाने के कारण मैं सीधे दरवाजे से ना आकर पाइप के सहारे ऊपर आया हूँ और बाकी की बातें मेरे बारे में तुम्हें इस घर में रहकर धीरे धीरे जान जाओगी। फिर सामने के दरवाजे को खोलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। फलक जो अब तक भूत बनी बैठी हुई थी, फलक को भी अपनी हालत पर तरस आता है और वह पास में पड़ी हुई जग में पानी निकालकर कटाकट 2 गिलास पानी पी जाती है और झटपट अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। अगले दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर अविनाश जी मंजी जी से पूछते हैं कि आपके शहजादे कहाँ हैं? रात को नज़र नहीं आए। इस समय घर में हैं या अभी भी घर से बाहर ही घूम रहे हैं? अविनाश जी को शांत कराते हुए मंजरी जी कहती हैं कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो रात को ही घर आ गए थे। आप अपने साहबजादे को क्यों नहीं समझाती हैं कि पढ़ाई लिखाई के बाद यूँ सड़कों पर आवारा घूमने से तो अच्छा है कि अपने घर के बिजनेस में ही हाथ बटाएं। कम से कम बिजनेस में हाथ बटाएंगे तो आवारागर्दी से भी बच जाएंगे और मुझे भी कुछ मदद मिल जाएगी। नहीं तो कौन अपनी लड़की से शादी करने को तैयार होगा। तभी ऊपर से सीढ़ियाँ उतरते हुए वह लड़का नाश्ते की टेबल पर पहुंचता है। उसे देखकर अविनाश जी नाश्ता बीच में छोड़कर उठ जाते हैं और जाने लगते हैं। मंजरी जी उन्हें रोकते हुए कहती हैं कि आप अपना नाश्ता तो कर लीजिए। उनकी तरफ बिना देखे ही अविनाश जी कहते हैं कि मेरा नाश्ता साहबजादे को देखकर पूरा हो गया। अब आप अपने साहबजादे को खिलाइए, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अविनाश जी के चले जाने पर वह लड़का मंजरी की तरफ मुखातिब होकर कहता है कि माँ, डैड को मुझसे क्या परेशानी है? जब मैं घर में रहता हूँ तब भी परेशान रहते हैं और जब घर के बाहर रहता हूँ तब भी परेशान रहते हैं। आखिर वह मुझसे चाहते क्या हैं? क्यों नहीं मुझे चैन से जीने दे रहे हैं? आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। मंजरी जी उसको समझाते हुए कहती हैं कि बेटा, तुम्हारे डैड तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। आखिर इस उम्र में उन्हें भी एक सहारे की ज़रूरत है और हर पिता अपने बेटे से ही यही उम्मीद लगा कर रखता है कि आगे चलकर उसका बेटा ही उसके बनाए हुए बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। और यही उम्मीद है तुम्हारे डैड को भी तुमसे। लेकिन माँ, आप जानती हैं कि मैं डैड का बिजनेस नहीं संभालना चाहता। मेरे तो सपने कुछ और ही हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि डैड मुझे मेरे सपनों को जीने देंगे। मंजरी जी बाप बेटे की बहसबाजी में फंसना नहीं चाहती थी। वह बात को बदलते हुए कहती हैं, अच्छा ठीक है, जो मन करे वह करो, लेकिन चलो अभी नाश्ते का वक्त है, नाश्ता कर लो। मंजरी जी फलक को नाश्ते की टेबल पर लेकर आती है। फलक भी उन लोगों के साथ बैठकर नाश्ता करती है। वह लड़का फलक को पहली बार अपने घर में देखकर मंजरी जी से पूछता है कि माँ, ये लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है? मंजरी जी उसे आंखों के इशारे से सब कुछ बताने का आश्वासन देती हैं। फलक को कल रात की घटना याद आ जाती है और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें टिमटिमाने लगती हैं, जिसे देखकर मंजरी जी पूछती हैं कि बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? इस मौसम में तुम्हें पसीने छूट रहे हैं, क्या बात है? मंजरी जी की बातों को सुनकर वह लड़का फलक की तरफ देखकर समझ जाता है कि ज़रूर इसको कल रात की घटना याद आई होगी, तभी इसको इस मौसम में पसीने छूट रहे हैं। वह बात को संभालते हुए कहता है कि लगता है माँ, आपकी ये नई मेहमान मुझे सही तरीके से पहचान नहीं पाई हैं। इसी वजह से मुझे देखकर घबराहट में इनके पसीने छूट रहे हैं। मंजरी जी फलक से उस लड़के का परिचय करवाते हुए कहती हैं कि बेटा, इसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह मेरा बेटा सिद्धार्थ है। और सिद्धार्थ से फलक का परिचय करवाते हुए कहती हैं कि यह तुम्हारे डैड के दोस्त सत्यजीत अंकल की बेटी फलक है, जो अब हमारे साथ यहीं पर रहेगी। फलक मंजरी की बातों को सुनकर धीरे धीरे अपनी घनी और गहरी आंखों से सिद्धार्थ को देखती है।
तो कुछ पल के लिए सिद्धार्थ उन आँखों में डूब जाता है, लेकिन फिर अपने आप को संभालते हुए मंजरी जी के गले लगकर उन्हें बाय बोलते हुए बाहर चला जाता है। सिद्धार्थ के चले जाने पर फलक एक गहरी सांस लेकर अपने मन को शांत करते हुए मन ही मन सोचती है कि चलो अच्छा हुआ, कम से कम इस अफलातून से पीछा तो छूटा। आज फलक का कॉलेज में पहला दिन था, इसलिए मंजरी जी नहीं चाहती थी कि वह अकेले कॉलेज जाए, और वैसे भी वह मुंबई शहर के लिए नहीं थी। वह इतनी मासूम थी कि मुंबई की भागम भाग में शायद अपने आप को एडजस्ट करने में उसे समय लग सकता था। अविनाश जी आज सुबह सुबह चले गए थे, ले देकर घर में सिद्धार्थ ही बचे थे, जो रात को देर से आने की वजह से अब तक सो रहे थे। मंजरी जी सिद्धार्थ को उठाते हुए कहती हैं कि बेटा, आज फलक का कॉलेज में पहला दिन है। मैं चाहती हूँ कि आज तुम उसे कॉलेज ड्रॉप कर दो, क्योंकि वह बच्ची इस शहर के लिए नहीं है। तुम तो जानते ही हो, मुंबई की भागम भाग में अपने आप को एडजस्ट करने में समय लग जाता है। सिद्धार्थ माँ की बातों को सुनते हुए कहता है, क्या माँ, सुबह सुबह मुझे आप किस झमेले में फंसा रही हैं? क्या मैं चैन की नींद सो भी नहीं सकता क्या इस घर में? सिद्धार्थ की बातों को सुनकर मंजरी जी उसे समझाते हुए कहती हैं कि देखो बेटा, फलक बहुत ही मासूम है और इस शहर के लिए एकदम नहीं है, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी सुरक्षा का ख्याल रखें। क्या तुम चाहते हो कि वह इस शहर की भागम भाग में परेशान हो? लेकिन माँ, उसे मुंबई जैसे शहर में एडजस्ट करने के लिए अपनी लाइफ स्टाइल तो बदलनी ही पड़ेगी। कब तक हम उसकी उंगली पकड़कर चलना सिखाएंगे? सिद्धार्थ की बातों को सुनकर मंजरी जी नकली गुस्सा दिखाते हुए कहती हैं कि ठीक है, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। तुम उसे कॉलेज नहीं छोड़ना चाहते हो तो साफ साफ बोल दो, मैं खुद ही चली जाती हूँ, क्योंकि मैं उस मासूम बच्ची को अकेला तो छोड़ने वाली नहीं हूँ। धीरे धीरे समय के साथ वह खुद ही सब कुछ सीख जाएगी। माँ को नाराज़ होते हुए देखकर सिद्धार्थ जल्दी से बिस्तर छोड़ते हुए कहते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है, अब गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। कह दीजिए उस लड़की से कि तैयार हो जाए। मैं भी 5 मिनट में आ रहा हूँ फ्रेश होकर। फलक कॉलेज के लिए तैयार होकर आती है तो मंजरी जी उसके कान के पीछे काला टीका लगाते हुए कहती हैं कि फलक, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हें किसी की नज़र ना लगे। और बेटा, आज कॉलेज में तुम्हारा पहला दिन है, अपना ध्यान रखना। सिद्धार्थ तुम्हें आज कॉलेज छोड़ देंगे। मुंबई की लाइफ स्टाइल थोड़ी फास्ट है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज में तुम्हें बहुत सी ऐसी लड़कियां मिल जाएंगी जो तुमसे दोस्ती करना चाहेंगी। एक बार दोस्त बन जाने पर तुम्हारा मन कॉलेज में लगने लगेगा। फिर धीरे धीरे तुम खुद ब खुद इस लाइफ स्टाइल में अपने आप को एडजस्ट करना सीख जाओगी। उसी पल सिद्धार्थ नीचे आते हुए कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों की बातचीत हो गई है तो चलो। फलक चुपचाप सिद्धार्थ के पीछे पीछे गाड़ी के पास आकर खड़ी हो जाती है। वह गाड़ी के पीछे का डोर खोलकर गाड़ी में बैठने की कोशिश करती है। तभी सिद्धार्थ उसे टोकते हुए कहते हैं कि ओह हेलो मैडम, मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ। अगर आपको मेरे साथ चलना है तो चुपचाप आगे की सीट पर आकर बैठ जाओ। और एक बात, क्या तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है या जन्म से गूंगी हो? जब से मिली हो तब से मैंने तुम्हारी आवाज़ तो सुनी ही नहीं। सिद्धार्थ की बातों को सुनकर फलक कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप सिद्धार्थ की बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाती है। चलो फटाफट अपना सीट बेल्ट लगाओ। सिद्धार्थ के पास बैठने से और उसकी बातों को सुनकर फलक घबरा जाती है। वह अपनी सीट बेल्ट लगाने की कोशिश करती है, लेकिन घबराहट की वजह से उससे नहीं हो पा रहा था, जिसे देखकर सिद्धार्थ झुंझलाते हुए कहते हैं कि क्या मुसीबत है, अब ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। सिद्धार्थ फलक की तरफ झुकते हुए उसका सीट बेल्ट लगाने की कोशिश करते हैं। सिद्धार्थ की करीबी को महसूस करके फलक की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वह लगभग सिद्धार्थ को धक्का देते हुए कहती है कि आप रहने दीजिए, मैं खुद कर लूँगी। पहली बार सिद्धार्थ को किसी ने इस तरह से धक्का दिया था। फलक पर झुंझलाते हुए कहते हैं कि पागल लड़की, ये क्या कर रही हो? मुंह से भी तो कह सकती थी, धक्का देने की क्या ज़रूरत थी? रास्ते में दोनों चुपचाप रहते हैं। फलक अपनी धड़कनों को सामान्य करने की कोशिश कर रही थी। वह दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपने गुस्से की वजह से चुपचाप ड्राइविंग कर रहे थे। फलक के कॉलेज के सामने सिद्धार्थ गाड़ी रोक देते हैं और गुस्से में ही कहते हैं कि जल्दी उतरो। फलक इतने बड़े कॉलेज को देखकर सहम सी जाती है और मासूमियत से सिद्धार्थ की तरफ देखती है, लेकिन सिद्धार्थ अपनी नज़रें फेरते हुए गाड़ी मोड़कर वापस चले जाते हैं। फलक अपने आप में सिमटी हुई कॉलेज के अंदर कदम बढ़ा रही थी, जहाँ कुछ लड़कों का झुंड नए चेहरों की रैगिंग में लगे हुए थे। उनमें कुछ लड़कियां भी शामिल थीं।
यह सब देखकर फलक और भी डर जाती है। तभी एक लड़की उसके पास आते हुए कहती है कि न्यू एडमिशन। फलक हाँ में सिर हिलाती है। तो वो लड़की घबराते हुए कहती है कि मेरा भी आज कॉलेज में पहला दिन है, मेरा नाम मीरा है। दोनों आगे बढ़ रही थीं कि तभी लड़कों के झुंड में से एक लड़का आवाज़ देते हुए उन दोनों को रुकने के लिए कहता है, ओह हेलो मैडम, आपको हम लोग दिखाई नहीं दे रहे। चलिए आइए, लाइन में लग जाइए। फलक और मीरा दोनों चुपचाप लाइन में लग जाती हैं। जब फलक की बारी आती है तो एक लड़की उसके हाथों में गुलाब का फूल पकड़ाते हुए कहती है कि कॉलेज की गेट के पास जाकर खड़ी हो जाओ। कॉलेज में जो भी पहला व्यक्ति अंदर आएगा तुम्हें उसे ये फूल देकर उसे घुटनों पर बैठकर प्रपोज करना पड़ेगा। फलक यह सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मीरा उसे धीरे से समझाते हुए कहती है कि परेशान मत हो, यह लोग जो कह रहे हैं कर दो, नहीं तो रोज़ ऐसे ही तुम्हें परेशान करते रहेंगे और फिर हमें इसी कॉलेज में पढ़ना है, इसलिए हम लोग इनसे पंगा नहीं ले सकते हैं। फलक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह उसी तरह फूल को लेकर कॉलेज के गेट के पास बढ़ने लगती है। अचानक से एक लड़का सामने आ जाता है। फलक नीचे नजरें किए हुए डर के मारे उस लड़के को गुलाब का फूल देते हुए घुटनों के बल बैठ जाती है। वह लड़का उसे पकड़कर उठाते हुए कहता है कि पागल लड़की, मुझे तो धक्का दे दिया था और यहाँ रोकर कमज़ोर लड़की बनने की एक्टिंग कर रही हो। जानी पहचानी आवाज़ सुनकर फलक जब चेहरा ऊपर उठाती है तो सिद्धार्थ को सामने खड़ा देखकर उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है और वह लगभग रोते हुए धीरे धीरे कहती है कि मैं यह सब करना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझसे ये ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। फलक की आंखों में आंसू देखकर सिद्धार्थ का मन पिघल जाता है। कुछ देर तक वह फलक के चेहरे की मासूमियत में खो जाता है, लेकिन फिर फलक के साथ हो रहे रैगिंग को देखकर वह लड़कों की झुंड की तरफ बढ़ जाते हैं और वहां पहुंचकर लड़कों को धमकाते हुए कहते हैं कि तुम लोग यहाँ कॉलेज में पढ़ने आते हो या ये सब करने आते हो। लड़कों की झुंड में से एक लड़का बोलता है कि वाह क्या बात है, गुलाब मिलते ही बॉयफ्रेंड की तरह लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए आ गए। उन लड़कों की बेसिर पैर की बातों को सुनकर सिद्धार्थ को गुस्सा आने लगता है और वह उन लड़कों की पिटाई कर देता है। लड़के भी डर के मारे धीरे धीरे वहाँ से खिसकने लगते हैं। फलक के पास आकर सिद्धार्थ कहते हैं, जिस तरह से मुझे धक्का दिया था उसी तरह से कॉलेज में भी मजबूत बनकर रहना सीखो, नहीं तो आए दिन ऐसे ही लोग तुम्हें परेशान करते रहेंगे। सिद्धार्थ फलक के साथ उसके क्लासरूम तक जाते हैं। सिद्धार्थ को देखकर सभी लड़कियां आहें भर रही थीं। मीरा फलक को छेड़ते हुए कहती है कि वाह क्या बात है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम और केयरिंग है। देखो कॉलेज की सभी लड़कियां उसे देखकर तितलियों की तरह उसके आसपास मंडरा रही हैं। फलक सफाई देना चाहती थी, लेकिन सिद्धार्थ को जाता हुआ देखकर वह अपनी किताबों में खो जाती है। क्लास खत्म हो जाने पर फलक मीरा के साथ गेट पर आकर सिद्धार्थ का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर में मीरा की गाड़ी आ जाती है और वह फलक को बाय कहते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाती है। आज कॉलेज में पहला दिन सुबह सुबह सीनियर्स द्वारा की गई रैगिंग से परेशान फलक को इस समय इतनी देर से गेट पर अकेला देखकर कुछ मन भर लड़कों का झुंड उसके आसपास मंडराने लगता है, जिसे देखकर फलक को घबराहट के मारे रुलाई आ जाती है। लेकिन तभी सामने से एक गाड़ी आकर रुकती है और सिद्धार्थ बाहर आते हुए फलक को आवाज़ देते हैं। सिद्धार्थ की आवाज़ सुनकर फलक गाड़ी की तरफ आगे बढ़ जाती है। रास्ते में एक दो बार सिद्धार्थ उसकी तरफ देखते हैं कि उसकी रोनी सूरत देखकर उन्हें अपने देर से पहुंचने का आभास होता है। वह समझ जाते हैं कि फलक काफ़ी देर से उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन फिर मन ही मन सोचते हैं कि इस तरह की सिचुएशन का सामना तो इसे करना ही पड़ेगा। अब हर कदम पर कोई मदद करने के लिए तो आने से रहा, इसलिए इसे खुद अपने आप को मजबूत बनाना होगा और हर सिचुएशन का डटकर सामना करना पड़ेगा। ऐसे छुई मुई और मासूम बनकर रहेगी तो मुंबई जैसे शहर में कैसे एडजस्ट कर पाएगी। काफ़ी देर शांत रहने के बाद फलक एक बार सिद्धार्थ की तरफ पलट कर देखती है। उसी समय सिद्धार्थ की नज़रें भी फलक की नज़रों से टकरा जाती हैं। फलक की आंखों में अपने लिए सवाल देखकर सिद्धार्थ पूछते हैं कि क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो। सिद्धार्थ के पूछने पर फलक फिर से रोने लगती है और रोते रोते ही सिद्धार्थ से पूछती है कि आपने आने में इतनी लेट क्यों कर दी। आप जानते भी हैं इतनी देर में मेरी क्या हालत हो गई थी। आप अगर कुछ देर और नहीं आते तो मेरा क्या होता। फलक को ऐसे रोते हुए और उसकी मासूम बातों को सुनकर सिद्धार्थ को आज पहली बार अपने लेट होने पर गुस्सा आ रहा था। वह अपनी जेब से रुमाल निकालते हुए उसकी तरफ बढ़ाते हैं और उसे अपने आंसुओं को पोंछने के लिए कहते हैं।
फलक भी जल्दी से सिद्धार्थ के हाथों से रुमाल लेकर अपना चेहरा और नाक सब साफ करने लगती है और फिर सिद्धार्थ को रुमाल उसे वापस करती है तो सिद्धार्थ अपना मुंह सिकोड़ते हुए कहते हैं कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने पास ही रखो। फलक सिद्धार्थ की बातों को सुनकर कहती है कि ठीक है, इसे मेरे पास ही रहने दीजिए, घर चलकर इसे धोकर मैं आपको दे दूंगी। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसे तुम अपने पास ही रखो। सिद्धार्थ की बातों को सुनकर फलक खिड़की से बाहर झांकने लगती है और बाहर के दृश्य को अपनी आंखों में समेटने की कोशिश करती है। मुंबई शहर की खूबसूरती देखकर वह कुछ देर पहले अपने साथ के वाक़यों को एकदम भूल जाती है। इस समय फलक को एकदम नॉर्मल देखकर सिद्धार्थ को भी सुकून मिलता है। दोनों जल्दी घर पहुंच जाते हैं। फलक को सामने देखकर मंजरी जी कॉलेज में उसका आज का दिन कैसा रहा इस बारे में पूछती हैं। फलक की बगल से गुजरते हुए सिद्धार्थ मंजरी जी की बातों का जवाब देते हुए धीरे से कहते हैं कि मुझे देखकर चंडी का रूप धारण करने वाली कॉलेज में दिन भर असहाय अबला नारी की तरह टेसुए बहाती रहती हैं। सिद्धार्थ ने ये बातें इतनी धीरे से कही थीं कि मंजरी जी कुछ सुन ही नहीं पाती हैं, लेकिन फलक के पास ही बोल कर गए थे, इसलिए फलक ने सभी बातें साफ साफ सुन ली थीं। मंजरी जी फलक को चुपचाप देखकर उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहती हैं कि कहाँ खो गई। मंजरी जी की आवाज़ सुनकर फलक फिर से होश में आते हुए कहती है कि आंटी जी, सब कुछ ठीक था। कॉलेज में मेरी एक दोस्त भी बन गई जिसका नाम मीरा है, वह बहुत अच्छी है। फलक के मुंह से कॉलेज में सब कुछ अच्छा रहा यह जानकर मंजरी जी की टेंशन ख़त्म हो जाती है और वह उसे फ्रेश होने के लिए भेज देती हैं। फलक कमरे में आकर सिद्धार्थ के रुमाल को देखते हुए आज दिन भर में घटित अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में सोचती है और मन ही मन कहती है कि पहली मुलाकात में सिद्धार्थ जी के बारे में मैंने जो गलत सोचा था वह इतने भी बुरे नहीं हैं। मुझे कॉलेज के गेट पर अकेला छोड़कर जिस तरह से वह चले गए थे, उस समय मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर रैगिंग के वक्त अचानक से आकर उन्होंने जिस तरह से मेरा साथ दिया उसे देखकर उनके बारे में मेरे मन में जो भी गलतफहमियां थीं सब दूर हो गईं। और फिर आज के दिन में सिद्धार्थ के साथ गुजरे हुए खूबसूरत पलों को सोचकर फलक मन ही मन मुस्कुराने लगती है और आईने के सामने खड़े होकर सिद्धार्थ के रुमाल को बड़े प्यार से निहार रही होती है। तभी नीचे से मंजरी जी की आवाज़ सुनकर हड़बड़ाते हुए जल्दी से फ्रेश होने के लिए बाथरूम में घुस जाती है। सुबह सुबह अचानक हॉस्पिटल से फ़ोन आता है। अविनाश जी नाश्ता छोड़कर ड्राइवर से जल्दी से गाड़ी निकालने के लिए कहते हैं। मंजरी जी घबराकर पूछती हैं कि ऐसी क्या बात है जी, जो बिना नाश्ता किए ही उठ गए आप, और इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं, किसका फ़ोन था। अविनाश जी जल्दी जल्दी में सिर्फ इतना कह पाते हैं कि सत्यजीत की तबीयत अचानक से ज़्यादा ख़राब हो गई है, हॉस्पिटल से फ़ोन था, मैं वहीं जा रहा हूँ, आगे जैसा होगा मैं तुम्हें फ़ोन पर बता दूँगा। अविनाश जी के चले जाने पर मंजरी जी मंदिर के सामने जाकर हाथ जोड़ते हुए भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे ईश्वर, भाई साहब का ख्याल रखना, सब कुछ आपके हाथ में है, उस मासूम बच्ची के सर से पिता का साया ना उठने पाए। फलक कॉलेज के लिए तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आती है। मंजीर जी अभी फलक को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, उन्हें अविनाश जी के फ़ोन का इंतज़ार था। मंजीर जी सिद्धार्थ को आवाज़ देते हुए बुलाती हैं और कहती हैं कि फटाफट नाश्ता करो और फलक को कॉलेज छोड़ आओ। सिद्धार्थ माँ की बातों को अनसुना करते हुए कहते हैं कि आपने तो सचमुच मुझे इस मैडम का ड्राइवर बना दिया है। अरे, जब रोज़ कॉलेज आना जाना है तो इन्हें खुद भी तो आदत डालनी पड़ेगी आने जाने की। कब तक मैं इनके पीछे पीछे कॉलेज के चक्कर लगाता रहूँगा। सिद्धार्थ की बातों को सुनकर फलक के चेहरे पर उदासी छा जाती है, जिसे देखकर मंजीर जी आंख दिखाते हुए सिद्धार्थ को चुप रहने के लिए कहती हैं। सिद्धार्थ भी चुपचाप नाश्ता करने लगता है और गाड़ी की चाबी घुमाते हुए माँ से कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, इन्हें 5 मिनट में बाहर भेज दीजिए, मैं अधिक समय तक इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे भी अपने काम करने हैं। सिद्धार्थ की बातों को सुनकर फलक जल्दी जल्दी नाश्ता करके बैग उठाकर बाहर जाने लगती है। जल्दी जल्दी में अचानक से पानी के पाइप पर पैर पड़ता है और वह कीचड़ में धड़ाम से गिर जाती है। उसे इस तरह से कीचड़ में सना हुआ देखकर सिद्धार्थ को बड़ी जोरों की हंसी आती है और वह फलक की तरफ देखकर बेतहाशा हंसने लगता है। एक तो फलक को कॉलेज के लिए देर हो रहा था, ऊपर से कीचड़ में गिरने की वजह से उसकी पूरी ड्रेस खराब हो गई थी और फिर सामने से सिद्धार्थ को हंसते हुए देखकर उसे गुस्सा आता है और वह पैर पटकते हुए सिद्धार्थ की गाड़ी की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखकर सिद्धार्थ की हंसी अपने आप रुक जाती है
और वह गंभीर होते हुए कहते हैं कि देखो, इस हालत में तुम मेरे पास बिल्कुल भी मत आना और मेरी गाड़ी में बैठने की तो सोचना भी मत। पहले जाओ और फिर से फ्रेश होकर आओ, उसके बाद ही मैं तुम्हें कॉलेज पहुंचा सकता हूँ। सिद्धार्थ का हंसना रुक जाने पर फलक उसकी तरफ गुस्से से देखती है और फिर पलटकर घर के अंदर चली जाती है। सिद्धार्थ घर के अंदर आकर सोफे पर बैठकर फिर से हंसने लगते हैं। मंजरी जी की नज़र जब फलक पर जाती है और सिद्धार्थ को बेतहाशा हंसते हुए देखती हैं तो कुछ पल के लिए उनके चेहरे पर भी हंसी आती है, लेकिन वह अपनी हंसी को छुपाते हुए फलक के पास आकर कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। जाओ तुम जल्दी से फ्रेश हो लो। और सिद्धार्थ की तरफ आंख दिखाकर उन्हें चुप रहने के लिए कहती हैं। माँ की आंखों का इशारा समझकर सिद्धार्थ अपनी हंसी को रोक लेते हैं, लेकिन फलक के चेहरे को याद करके उनके चेहरे पर मुस्कुराहट अभी भी बनी हुई थी। हॉस्पिटल से फ़ोन आने पर सत्य जी की तबीयत के बारे में जानकर अविनाश जी आनन फानन में हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में पहुंचकर देखते हैं तो सत्यजीत के कमरे में डॉक्टरों की भागम भाग लगी हुई है। सामने हॉस्पिटल के बेड पर सत्यजीत जी की सांसें उखड़ी हुई थीं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके पास अब कुछ ही पल शेष रह गए हैं। अविनाश जी को देखते ही उन्होंने हाथ बढ़ाते हुए उन्हें अपने पास आने का इशारा किया और फिर अविनाश जी के हाथों को मजबूती से पकड़ते हुए अपनी उखड़ी हुई सांसों को सामान्य करते हुए कहते हैं कि तुम आ गए मेरे यार, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। अब लगता है कि ऊपर से मेरा बुलावा आ चुका है। लेकिन मैं जाने से पहले तुमसे एक वचन लेना चाहता हूँ। क्या दोस्त होने के नाते तुम मुझे इतना अधिकार दोगे? अविनाश जी अपने हाथों की मजबूती सत्यजीत जी के हाथों पर बनाते हुए अपनी आंखों से निरंतर बह रहे आंसुओं को पोंछकर कहते हैं कि तुम्हारा मेरे जीवन पर पूरा पूरा अधिकार है। आज मैं जो हूँ सब तुम्हारी वजह से है, इसलिए जो तुम कहोगे वह मेरे लिए वचन के समान होगा। सत्यजीत जी अपनी उखड़ी सांसों को फिर से संभालते हुए कहते हैं कि यार, ज़िंदगी से अब कोई गिला शिकवा नहीं है। बस चिंता थी तो अपनी बेटी पलक की, लेकिन तुमसे मिलकर और तुम्हारे सुपुर्द अपनी बेटी को करने के बाद अब मुझे उसकी चिंता भी नहीं रह गई। लेकिन एक पिता के होने के नाते मैं अपनी आखिरी सांस लेने से पहले चाहता हूँ कि बेटी को एक सुंदर और सुरक्षित भविष्य देकर अपनी आंखें बंद करूँ। क्या तुम मेरा ये आखिरी सपना पूरा करोगे? अविनाश जी रोते हुए कहते हैं कि यार, अगर तुम मेरी जान भी मांगो तो वह मैं देने के लिए तैयार हूँ। तुम एक बार बोल कर तो देखो। सत्यजीत जी अविनाश के हाथों को मजबूती से पकड़ते हुए कहते हैं कि मुझे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि मेरे जाने के बाद फलक का क्या होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को हमेशा के लिए अपने घर में अपनी बहू बनाकर रख लो और उसके लिए मैं तुमसे तुम्हारा बेटा मांगना चाहता हूँ। सत्यजीत जी की आखिरी इच्छा को सुनकर अविनाश जी रोने लगते हैं और तुरंत फ़ोन करके मंजरी जी से बातें करते हैं। मंजरी जी सिद्धार्थ और फलक को लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर फलक ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अविनाश जी उसके पास आकर उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे गले लगाकर कहते हैं कि बेटी, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हारे पिता तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। अविनाश जी फलक को सत्यजीत जी के पास छोड़कर मंजरी जी और सिद्धार्थ को बाहर आने का इशारा करते हैं। मंजरी जी और सिद्धार्थ संशय भरी नज़रों से अविनाश जी को देखते हुए उनके पीछे पीछे बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही मंजरी जी कौतूहल बस अविनाश जी से पूछ बैठती हैं कि आखिर क्या बात है, आप लोगों के बीच ऐसी क्या बात हुई थी, आपने बच्चों को साथ लाने के लिए क्यों कहा? अविनाश जी सत्यजीत जी की बात सिद्धार्थ और मंजरी को बताते हैं। इस दुख की घड़ी में मंजरी जी का दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन सिद्धार्थ भी अपने जीवन के इतने बड़े फैसले को अचानक से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे और यंत्रवत एक बुत के समान अपने माता पिता की बातों को सुनकर चुपचाप कोने में खड़े रहते हैं। इस दुख की घड़ी में उन्हें समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। उधर सत्यजीत जी की तबीयत और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी, जिसके कारण डॉक्टर की गहमागहमी बढ़ती ही जा रही थी। सत्यजीत जी बड़ी आस भरी नज़रों से अविनाश जी को देख रहे थे। अविनाश जी ने मंजरी की तरफ इशारा करते हुए सिद्धार्थ को मनाने की कोशिश करने के लिए कहा। मंजरी जी सिद्धार्थ को अपने साथ लेकर फलक के पास आती हैं। सत्यजीत जी अपने हाथों से अपनी बेटी फलक का हाथ सिद्धार्थ के हाथों में रखते हुए कहते हैं कि अविनाश, अब से मेरी बेटी पूरे अधिकार और हक के साथ तुम्हारी बेटी बन गई है। मुझे अब अपनी मौत से कोई गिला शिकवा नहीं है। अब मैं शांति से मर सकता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को मैंने जिस परिवार में सौंप दिया है
वह परिवार उसे कभी भी मेरी कमी महसूस नहीं होने देगा। शायद इन्हीं पलों के लिए सत्यजीत जी की सांसें रुकी हुई थीं। अचानक से उखड़ती हुई सांसों ने सत्यजीत जी का साथ छोड़ दिया और उनका शरीर निष्प्राण होकर अविनाश जी की बाहों में झूल गया। वहाँ पर उपस्थित सभी लोग अचानक से हुए इस घटनाक्रम को बेजान मूर्ति की तरह देख रहे थे। पिता की मृत्यु के पश्चात फलक सिद्धार्थ की बाहों में बेहोश हो गई। मंजीर जी सिद्धार्थ को इशारा करके फलक को सामने रखे हुए सोफे पर बिठाने के लिए कहा। माँ के आदेश का पालन करते हुए सिद्धार्थ फलक को गोद में उठाकर सोफे पर लिटा देते हैं। अपने जिगरी यार को अपनी बाहों में निष्प्राण देखकर अविनाश जी की अंतरात्मा तक रो रही थी। फलक सामने सोफे पर बेहोश पड़ी थी। मंजीर जी अविनाश जी को इस दुखद समय में ढांढस बंधाने की कोशिश कर रही थी। एक कोने में सिद्धार्थ भावशून्य अवस्था में खड़े सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। अविनाश जी ने अपने मित्र के जाने के दुख के साथ साथ उनकी अंतिम क्रिया में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होने दी, लेकिन 13 दिनों तक परिवार के सभी सदस्य सत्यजीत जी के जाने के गम में इस तरह दुखी थे कि उन्हें अपने जीवन में आगे क्या करना है या क्या होने वाला है, इस बात की फिक्र ही नहीं थी। सत्यजीत जी की अंतिम क्रिया के पश्चात जब धीरे धीरे जीवन फिर से सामान्य होने लगा, तो एक दिन अविनाश जी ने मंजीर जी से कहा कि अब आप बताओ आगे क्या करना होगा। मंजीर जी ने असमंजस की स्थिति में संशय भरी नज़रों से अविनाश जी की तरफ देखते हुए कहा कि आप मुझसे किस बारे में बात कर रहे हैं। अविनाश जी सत्यजीत जी की अंतिम इच्छा के बारे में मंजीर जी को याद दिलाते हुए कहते हैं कि मैं अपने दोस्त की अंतिम इच्छा भुला नहीं हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने साहिबजादे से इस बारे में बात करो और आगे का फैसला लो। मंजीर जी अविनाश जी को तो आश्वासन देने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनका मन खुद ही संशय से घिरा हुआ था, क्योंकि अचानक से हुए इस फैसले के कारण वह स्वयं भी सिद्धार्थ के मन को टटोल नहीं पाई थी। और अब जब अविनाश जी ने यह जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल दी थी, तो उन्हें अपने आप को इस बात के लिए तैयार करना था कि वह किस तरह से सिद्धार्थ के सामने इस बात को रखेंगी। मंजीर जी सिद्धार्थ के लिए कॉफ़ी लेकर उनके कमरे में पहुंचती हैं और निश्चिंत होकर सोए हुए सिद्धार्थ के सर पर अपना प्यार भरा हाथ फिराते हुए प्यार से उसे जगाने की कोशिश करती हैं। इतने दिनों बाद अपनी माँ का प्यार भरा स्पर्श पाकर सिद्धार्थ माँ की गोद में सर रखकर फिर से सो जाते हैं। मंजीर जी सिद्धार्थ को ज़बरदस्ती उठाकर बैठाते हुए कहती हैं कि सिद्धार्थ, अब तुम बच्चे नहीं रह गए हो, बल्कि किसी के दामाद और किसी के जीवन साथी बनने वाले हो। माँ की अचानक से इस तरह की बहकी बहकी बातों को सुनकर सिद्धार्थ की नींद अब पूरी तरह से उड़ चुकी थी। वह अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर पूछते हैं कि क्या माँ, अब आप भी इस अचानक से जुड़े रिश्ते को महत्व देने लगीं? कम से कम मुझे आपसे यह अपेक्षा नहीं थी। आप तो जानती हैं कि मैं डैड के लिए एक नाकारा इंसान हूँ, और जहाँ तक मुझे पता है सत्यजीत जी अंकल ने भी अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में डैड की वजह से ही देने का फैसला लिया होगा। और आप तो जानते ही हैं कि जो इंसान अब तक अपने पिता के पैसों पर पल बढ़ रहा है, वह किसी का जीवन साथी कैसे बन सकता है। लेकिन मैं सब कुछ जानते हुए पिता की जल्दबाजी में ली गई वचनबद्धता की वजह से उनकी बेटी की बलि नहीं चढ़ा सकता हूँ। आप डैड से कहकर फलक के लिए उसके योग्य जीवन साथी ढूंढने की कोशिश कीजिए। मैं किसी भी तरह से उसका जीवन साथी बनने के योग्य नहीं हूँ। जिस समय माँ बेटे कमरे में बात कर रहे थे, फलक पानी लेने के लिए उस वक्त दरवाजे के पास से गुजर रही थी। उसके कानों में जब उसके बारे में ही बातचीत होती हुई सुनाई पड़ी, तो उसके कदम कुछ देर के लिए वहीं पर जम गए थे। और फिर वहाँ की बातों को सुनकर पिता के जाने का गम तो पहले से ही था, लेकिन अब उसके पिता द्वारा चुने गए जीवन साथी का भी उसको इस तरह से नकार देना उसके मन को छन्नी कर जाता है। और वह अपने आंसुओं को छुपाते हुए अपने कमरे की तरफ लौट आती है। मंजी जी सिद्धार्थ की बातों को सुनकर झल्लाते हुए उसके कमरे से बाहर निकल जाती हैं और मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहती हैं कि बाप बेटे दोनों अपने अपने मन की करते हैं। बीच में बेवजह मैं पिसती रहती हूँ, जिसे जो मन में आए करे। मुझे तो बस उस मासूम बच्ची का ख्याल है जिसके सर पर से अब पिता का साया भी उठ चुका है। मैं उसे किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। कुछ देर सोचने के बाद मंजी जी फ़ोन पर किसी को वहाँ आने का न्योता देती हैं। सिद्धार्थ की बातों को सुनकर रात भर उन बातों को सोचकर आंसू बहाते हुए फलक सुबह जल्दी उठती है और फ्रेश होकर कॉलेज के लिए तैयार हो जाती है। उसे अकेले कॉलेज जाते हुए देखकर मंजी जी उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह मंजी जी को समझाते हुए कहती है
कि आंटी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिद्धार्थ जी ने मुझे सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब मैं अकेली भी कॉलेज आ जा सकती हूँ, आप परेशान मत होइए। फलक की बातों को सुनकर मंजी जी शांत हो जाती हैं और मन ही मन सिद्धार्थ के लिए कहती हैं कि चलो कम से कम इस लड़के ने इस बार कुछ अच्छा काम तो किया। सिद्धार्थ सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आकर मंजी जी के गले से लिपट जाते हैं और उनसे कहते हैं कि माँ, मैं गाड़ी के पास जा रहा हूँ, आप फटाफट फलक को बाहर भेज दीजिए। मंजी जी सिद्धार्थ की बातों को सुनकर कहती हैं कि फलक तो कॉलेज अकेले ही चली गई है। कह रही थी कि तुमने उसे कॉलेज के बारे में सब कुछ अच्छे से समझा दिया है, अब कोई डर की बात नहीं है। माँ की बातों को सुनकर सिद्धार्थ अपने दिमाग पर जोर डालते हुए सोचते हैं कि ये काम मैंने कब किया, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है। अचानक से मैडम को अकेले कॉलेज जाने का भूत कैसे सवार हो गया। इससे पहले तो कॉलेज के नाम से ऐसे डर रही थी जैसे कॉलेज पहुंचते ही कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो, और आज अचानक से इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि मेरा इंतज़ार भी नहीं किया और अकेले ही कॉलेज के लिए निकल गई। खैर जो भी है, मुझे क्या, वैसे भी मैं रोज़ रोज़ तो कॉलेज के चक्कर काटने से रहा। अचानक से सिद्धार्थ के फ़ोन पर मंजरी जी का फ़ोन आता है और वह घबराते हुए कहती हैं कि बेटा, कॉलेज ख़त्म हुए तो काफ़ी देर हो गया, लेकिन फलक अब तक घर नहीं पहुंची है। अगर तुम कॉलेज के आसपास हो तो ज़रा देख लो, वह बच्ची सैर के लिए नहीं है, तुम्हें तो शहर के सभी रास्ते पता है। फलक के बारे में जानकर सिद्धार्थ को चिंता होने लगती है। वह गाड़ी कॉलेज की तरफ घुमा लेते हैं। कॉलेज के अंदर बाहर चारों तरफ चेक करते हैं, लेकिन फलक कहीं भी दिखाई नहीं देती है और कॉलेज भी लगभग खाली हो चुका था, जिसे देखकर सिद्धार्थ की चिंता और भी बढ़ जाती है और वह रास्तों पर चारों तरफ गाड़ी घुमाकर फलक को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अचानक से कुछ दूर पर गोलगप्पे के ठेले के पास फलक नजर आती है। उसे इस तरह गोलगप्पे वाले के पास देखकर सिद्धार्थ को बड़ी जोर का गुस्सा आता है और वह जल्दी से गाड़ी से निकलकर उसके पास पहुंचकर उसकी मां को जोर से पकड़ते हुए लगभग गुस्से की आवाज़ में चिल्लाकर कहते हैं कि तुम सचमुच पागल हो, मैंने ऐसे ही तुम्हारे बारे में गलत नहीं कहा था। घर पर माँ इतनी परेशान है और इतनी देर से मैं कॉलेज के चक्कर लगा रहा हूँ और अब सड़कों पर तुम्हें ढूंढते हुए भटक रहा हूँ और तुम आराम से गोलगप्पे वाले के पास खड़ी हो। तुम्हें ज़रा सा भी एहसास है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं कितनी टेंशन में आ गया था और घर पर माँ कितनी परेशान हो रही है। अचानक से सिद्धार्थ का ये नया रूप देखकर फलक सहम जाती है और उसकी आंखों में आंसू छलकने लगते हैं और अपनी हाथ की तरफ इशारा करते हुए उसे छोड़ने के लिए सिद्धार्थ से कहती है। तब जाकर सिद्धार्थ को एहसास होता है कि गुस्से में उसने फलक की बाँह कुछ ज़्यादा ही जोर से पकड़ ली थी। सिद्धार्थ के हाथ हटाने पर फलक की बाँह का वह स्थान एकदम लाल हो गया था, जिसे कुछ देर पहले सिद्धार्थ ने गुस्से में कसकर पकड़ा हुआ था। फलक की आंखों में आंसू देखकर सिद्धार्थ थोड़ा शांत होते हुए पूछते हैं कि तुम आज अचानक से अकेले ही कॉलेज आ गई और अब छुट्टी के बाद यहाँ वहाँ टहल रही हो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी है या बस ऐसे ही आंसू बहा रही हो? सिद्धार्थ के शांत होने पर फलक आंसू बहाते हुए उसी तरह से सिद्धार्थ को बताती है कि मैंने काफ़ी देर तक आपका इंतज़ार किया, लेकिन जब आप नहीं आए तब तक सवारियां भी आनी बंद हो चुकी थीं। इसलिए मैं धीरे धीरे पैदल ही आगे बढ़ने लगी, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे डर भी लग रहा था। इसलिए यहाँ गोलगप्पे वाले भैया के ठेले के पास औरतों की काफ़ी भीड़ देखकर मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई और मैं यहाँ पर रुककर गाड़ी का इंतज़ार करने लगी। लेकिन तब तक आप आ गए और आपने बिना मेरी बात सुने ही मुझे भरपूर सुनाना शुरू कर दिया। फलक की बातों को सुनकर सिद्धार्थ को अपनी गलती का एहसास होता है और वह फलक को जल्दी से गाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं। फलक चुपचाप सिद्धार्थ की बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाती है और सीट बेल्ट लगाने की कोशिश करती है, लेकिन आज भी सीट बेल्ट उसे लग नहीं पाती है। सिद्धार्थ बिना कुछ कहे उसके पास आकर उसकी सीट बेल्ट लगा देते हैं। आज फलक सीट बेल्ट लगाने के लिए सिद्धार्थ को रोकती नहीं है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।